पिया किचन में काम कर रही थी, तब साक्षी उसके पास आती है। भाभी, डाइनिंग टेबल पर आपका फ़ोन है ना? वो कब से रिंग कर रहा है। शायद कोई इमरजेंसी हो। आप देख लो ना। मैं तब तक यहाँ सब देख लेती हूँ। ओह, कहीं चाचा जी तो फ़ोन नहीं कर रहे। मैं अभी देखती हूँ। मुझे नहीं लगता भाभी कि मनीष अंकल होंगे, क्योंकि कोई अनजान नंबर था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। पिया डाइनिंग टेबल के पास जाती हैं और अपना फ़ोन देखती हैं। अनजान नंबर था। पिया को समझ नहीं आया कि इतने सारे कॉल कौन कर रहा है उसे। अभी वो कुछ सोच पाती, उससे पहले ही उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। वो फ़ोन उठाती हैं। कैसी हो जाने मन? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है। सामने से जो आवाज़ आई, उसे सुनकर पिया के होश उड़ गए, क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचानती थी। वो बहुत घबरा गई। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो वो आदमी फिर से बोलता है, कहाँ खो गई? क्या हुआ? इतने वक्त बाद मेरी आवाज़ सुनकर खुश नहीं हो क्या? पिया घबराते हुए कहती है, तुम तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? और मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मुझसे दूर रहो। अरे अरे, कूल डाउन। अभी भी कितना गुस्सा करती हो तुम। मुझे तो लगा कि मेरी आवाज़ सुनकर तुम खुश हो जाओगी, पर तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया यार। मुझे फ़ोन करना बंद कर दो। बाय। खबरदार जो तुमने फ़ोन काटा तो। हाँ, अगर आपके प्यारे पतिदेव और आपके देवर की वो खूबसूरत मंगेतर की जान प्यारी नहीं है, तो शौक से फ़ोन रख दो। पिया ये सुनकर बहुत घबरा जाती हैं। वो तुरंत कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मुंह से उनके बारे में बात करने की? और तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकता हूँ जाने मन। सोचो क्या होगा अगर तुम्हारा पति आरव, जो अभी अपनी गाड़ी से मीटिंग के लिए जा रहा है, उसका रास्ते में भारी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए और वो। पिया चिल्लाते हुए कहती है, नहीं चुप करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? अरे अरे, पहले पूरी बात तो सुनो। सोचो क्या हो अगर तुम्हारे देवर की मंगेतर नेहा, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी हो और अभी अपनी माँ के साथ मॉल गई हुई हो, उसे रास्ते से कोई उठा ले तो? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्लीज, मेरे परिवार को बीच में क्यों ला रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। पर अभी के लिए मुझसे मिलने आओ, बिल्कुल अकेले। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम। पर पिया आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही फोन कट जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और तुरंत आरव को फोन लगाती है। हाँ बोलो पिया। आप कहाँ हो आरव? और आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ हो? अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? शांत हो जाओ। मैं तो मीटिंग के लिए आया हूँ। कुछ काम था क्या? आप सेफ तो हो ना? अरे पिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, पर तुम्हें क्या हुआ है? इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं, बस ऐसे ही आपकी फिक्र हो रही थी। तो आरव बोला, अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम सच सच बताओ क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, वो बस कल शादी के फंक्शंस है और आप आज के दिन भी काम पर गए हैं, तो बस फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आरव फोन रख देता है और प्रिया खुद को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनने लगती हैं। बहुत सी भागदौड़ के बाद आखिर आज राज और नेहा की मेहंदी का दिन था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं और सब अपने अपने कमरे में मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे। सारे मर्द तो कब से तैयार होकर इधर से उधर सारा काम देख रहे थे, लेकिन सारी महिलाएं अभी भी तैयार होने में बिजी थीं। दोनों परिवार ने मिलकर तय किया था कि सारी रस्में एक ही जगह होंगी, दोनों की साथ में। तो नेहा अपने परिवार के साथ मेहंदी के लिए यहीं आने वाली थी। पिया भी अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही थी और आरव बार बार उसे फोन पर फोन किए जा रहा था। जब काफी देर तक पिया ने फोन नहीं उठाया, तो वो सीधे कमरे में आ गया और अंदर आते ही पिया का फोन उसने बेड पर से उठाया और पिया को दिखाते हुए बोला, इसे नाले में क्यों नहीं फेंक देती तुम? क्या? क्यों? अरे जब कॉल उठाना ही नहीं होता तुम्हें, तो फोन अपने पास रखती क्यों हो? तभी पिया का फोन फिर से बजता है, पर इस बार आरब ने कॉल नहीं किया था। ये देखो, बेचारा अब तो फोन भी बोल रहा है कि प्लीज पिया जी, एक बार तो मुझे देख लीजिए, मैं बहुत कीमती हूँ, प्लीज।
पिया आरव को घूरने लगती है और फिर उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर जाती है। वही अनजान नंबर था। आरव फ़ोन उठाने ही वाला था कि पिया उससे फ़ोन छीन लेती हैं। आरव एकदम से चौंक जाता है। क्या हुआ तुम्हें? पिया फ़ोन वापस बेड पर फेंक देती है और बोलने लगती है, अरे आपको क्या हुआ है? वहाँ नीचे आज इतना बड़ा फंक्शन है और आप यहाँ आकर मुझे डांटने में बिजी हैं। अरे एक दिन तो चैन की सांस लेने देते, पर नहीं, बिना डांट लगाए तो जैसे आपका दिन शुरू ही नहीं होता ना। अब सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे और आप है कि यहाँ फ़ोन को लेकर लगे पड़े हैं। अरे छोड़िए ये सब और चलिए जल्दी से नीचे। और आप ना, पिया को इतना कुछ बोलना सुन अब उसे कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब खींचता है और फिर एकदम से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। चुप, बिल्कुल चुप। यार कितना बोलती हो तुम, थकान नहीं होती क्या? बस तुम्हें टॉपिक दे दो कोई और रेडियो मिर्ची शुरू। आपने मुझे मिर्ची कहा? जी हाँ, वो भी तीखी वाली। आप ना, मैं क्या, एक तो खुद 2 घंटे से आईने के सामने बैठकर तैयार होने में लगी पड़ी हो और मुझे बोल रही हो कि नीचे जाना है, लेट हो रहा है। क्या कर रहा हो? तुम कब से क्या कर रही हो? कमरे में मेहंदी खत्म हो जाए उसके बाद आने का इरादा है क्या? जी नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए नीचे। आरव एक नज़र ऊपर से नीचे तक पिया को देखता है। पिया ने आज मेहंदी कलर का ड्रेस पहना था और साथ में ग्रीन कलर के नेट वाला दुपट्टा लगाया हुआ था। उसने बाल खुले ही रखे थे और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि 2 घंटे बर्बाद नहीं गए। क्या मतलब? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पिया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती हैं और अपनी पलकें झुका लेती हैं। आरव हल्के हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठाता है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं कैसा लग रहा हूँ? पिया एक नज़र आरव की तरफ देखती हैं और उसने आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, स्पेशल मेहंदी के लिए। और हमेशा की तरह वह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। पिया अपना सर वापस झुका लेती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आरव ने अभी भी पिया को पकड़ रखा था। वो उसकी झुकी हुई पलकों को देख रहा था। क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो? पिया चौंक कर एक बार आरव की तरफ देखती हैं और फिर तुरंत ना में सिर हिलाती हैं, पर फिर वो उसकी आंखों में देखती हैं और कुछ कहने की कोशिश करती हैं। वो दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वह मैं अरे भाई भाभी, आप दोनों क्या कर रहे हो कब से? नीचे सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। पापा आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है, जल्दी चलिए। साक्षी एकदम से अंदर आ जाती हैं तो पिया और आरव दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले साक्षी ने उन्हें देख लिया था। वह तुरंत पलट जाती हैं। ओफो भाई, क्या कर रहे हो आप? दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। आपको नहीं पता क्या, इस घर में मेरी जैसी मासूम बच्ची भी रहती हैं। आरव उसे घूर कर देखता है। अच्छा बेटा, तू और मासूम, तुझसे ज़्यादा मासूम तो मेरी बीवी है। तेरी हरकतें देखकर ना तू कहीं से भी मासूम नहीं लगती। बड़ी आई, दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो कि बच्ची। साक्षी हंसने लगती हैं और फिर एकदम से सीरियस होकर फिर से कहती है, अरे क्या आप हंसने लगे? जल्दी नीचे चलिए ना, पापा बुला रहे हैं सबको। आप भाभी के साथ बाद में रोमांस कर लेना। तेरी तो। लेकिन आरव अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही साक्षी तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। उसे देखकर पिया को भी हंसी आ जाती है। अब तुम भी हंस लो, हमारा ही मजाक उड़ा कर गई है वह। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी छोटी है वह मस्ती नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अच्छा, तो क्यों न फिर उसकी मस्ती को सच बना दिया जाए। क्या कहती हो? आरव फिर से पिया के करीब जाने लगा, पर इस बार शरारत भरी नज़रों के साथ उसे ऐसे अपनी तरफ आता देख पिया 2 कदम पीछे जाने लगती हैं। आप कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम समझ रही हो। क्या? नहीं, मैं जा रही हूँ। पिया आरव को चकमा देकर तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। उसके जाने के बाद आरव जोर जोर से हंसने लगता है। ओ माय गॉड, कितनी मासूम है यार यह। हे भगवान, प्लीज इस लड़की को हमेशा ऐसे ही खुश रखना और हमेशा मेरे पास रखना। आरव भी जरूरी सामान लेकर नीचे चला जाता है जहाँ अविनाश जी ने सबको बुलाया था।
सब लोग घेरा बनाकर खड़े थे और अविनाश जी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ पापा, आपने हम सबको इस वक्त ऐसे क्यों बुलाया? अविनाश जी बोले, एक बात है आरव, जो इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। मुस्कान भी वहाँ आ जाती हैं और एक कोने में खड़े होकर उनकी बात सुनने लगती हैं। अविनाश जी ने उसे देख लिया था, पर वह चाहते थे कि मुस्कान यह बात सुने। जब सब आ जाते हैं तो अविनाश जी बोलना शुरू करते हैं। देखो, बात यह है कि आरव और पिया की शादी किन हालातों में हुई, यह हम सब जानते हैं और अभी तक हमने पिया का, यानी कि हमारे घर की बहू का चेहरा मीडिया को नहीं दिखाया है। बाहर की दुनिया अभी भी अनजान है कि इतने बड़े बिजनेसमैन आरव कपूर की वाइफ कौन है। लेकिन हम ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रख सकते। अब राज की भी शादी है, तो सबको पता चलना ही है कि आरव की वाइफ कौन है। फंक्शन में सब लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आरव की वाइफ कौन है, और जो लोग जानते हैं कि आरव की शादी मनीष जी की बेटी यानी मुस्कान के साथ तय हुई थी, उन्हें अभी भी लगता है कि मुस्कान ही आरव की वाइफ है। तो मेरा कहना यह है कि हमें जल्द से जल्द पूरी दुनिया को बताना होगा पिया के बारे में। और मेरा ख्याल है कि राज और नेहा के रिसेप्शन के साथ हम आरव और पिया का रिसेप्शन भी रख देंगे, अगर राज और नेहा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो राज बोला, अरे बड़े पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और मुझे पूरा यकीन है इससे नेहा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा हमें तो अच्छा लगेगा कि भाभी और आरब का रिसेप्शन भी हमारे साथ ही हो रहा है। तो राधा जी बोली, हाँ, यह आपने बहुत अच्छा सोचा है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। आरब और पिया कुछ बोल नहीं रहे थे, पर आरब को कोई दिक्कत भी नहीं थी रिसेप्शन से, फिर भी वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो अविनाश जी उससे पूछते हैं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना आरब? कोई बात है तो तुम अभी बता सकते हो। एक बार सब कुछ तय हो गया तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। आरव अविनाश जी के सामने देखता है और फिर एक नज़र वो पिया की तरफ देखता है। पिया उसे ही देख रही थी और फिर अगले ही पल आरव की नज़र कोने में खड़ी मुस्कान के ऊपर जाती है, जिसकी शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर आरव उसे इग्नोर करता है और अविनाश जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिक्र मत कीजिए। आरव की बात सुनकर सब खुश हो गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि वह मना कर देगा और नहीं मानेगा इसके लिए, पर वह तो बहुत आसानी से मान गया। मुस्कान को भी बहुत बड़ा झटका लगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरव इतनी आसानी से मान गया। मुस्कान अपने मन में, यह क्या बकवास हो रहा है यहाँ, और आरव वो इस सब के लिए मान कैसे गया? मुझे तो लगा था वो सीधे मना कर देगा, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं सच में आरव मुझे भूल तो नहीं गया, या सच में उसे प्यार से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मैं आरव को खो दूंगी। मुस्कान गुस्से में तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। आरव और पिया दोनों ने ही उसे वहाँ से गुस्से में जाते हुए नोटिस कर लिया था। आरव को कुछ समझ नहीं आया कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करे, और दूसरी तरफ पिया को मुस्कान के लिए बुरा लगा। आखिर में रिसेप्शन के बारे में तय करने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के काम में जुट जाते हैं। मेहमान आने भी शुरू हो गए थे, तो अविनाश जी और राधा जी उन्हें वेलकम करने चले जाते हैं। आज मेहंदी के लिए राज ने भी ग्रीन कलर का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, पर वह बेसब्री से नेहा के आने का वेट कर रहा था। उसने नेहा को बहुत मैसेज किया और उसकी एक फ़ोटो मांगी, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया कि वह उसे फ़ोटो नहीं भेजेगी, उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो राज बहुत चिढ़ गया, लेकिन फिर उसकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। आज मेहंदी के लिए भी घर में स्पेशल सजावट की गई थी। मेहंदी की रस्म गार्डन में रखी गई थी। गार्डन में बहुत ही अच्छी सजावट कराई गई थी। फाइनली कुछ देर बाद नेहा भी उसके परिवार के साथ आ ही गई। राज तुरंत उन्हें वेलकम करने भागते हुए आया। उसकी पहले ही नज़र नेहा के ऊपर पड़ी। नेहा ने भी डार्क ग्रीन कलर का भारी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर डिजाइन्स बनी हुई थी।
और साथ ही गले में हैवी नेकलेस के साथ साथ कानों में झुमके डाले हुए थे। और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। पहले नेहा को मेहंदी लगानी स्टार्ट हुई और राज उसे दूर से खड़े होकर देखने लगा, क्योंकि उसे नेहा के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। वह जब भी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता, कोई न कोई बीच में आ जाता और वह रह जाता। और क्योंकि नेहा ब्राइट थी और आज का अटेंशन थी, तो पूरे फंक्शन में वह सब लोगों से घिरी हुई थी। तो राज चाहकर भी उसके पास जाकर उससे बात नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ नेहा आराम से बैठी हुई सबसे बातें कर रही थी और मज़े से मेहंदी लगवा रही थी। थोड़ी देर बाद पिया और साक्षी भी मेहंदी लगवाने बैठ गए। मुस्कान भी फंक्शन में आई थी, क्योंकि उसे भी आने के लिए कहा गया था। राधा जी ने उसके लिए भी मेहंदी के कपड़े भिजवाए थे। मुस्कान ने वही पहना था। वह भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर उसने मेकअप बहुत ज़्यादा लगा लिया था, क्योंकि उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। तो अब जैसी उसकी मर्जी। तो पिया ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ कोने में खड़ा राज कब से नेहा की तरफ देख रहा था। आरव उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर वह जिस तरफ देख रहा था उस तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, ऐसे क्या देख रहा है, यकीन नहीं हो रहा क्या? तो राज बोला, भाई यकीन तो हो रहा है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि यह सारा अटेंशन नेहा को ही क्यों मिल रहा है। यार मेरी भी तो शादी है ना, कोई मुझे भी तो देखो। पर नहीं, मैं तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे कोने में खड़ा हूँ और सब लोग वहाँ नेहा को घेर कर बैठे हैं। यह तो नाइंसाफ़ी है ना यार। तो आरव बोला, अरे पागल आदमी, अब यह मेहंदी की रस्म औरतों का फंक्शन है, तो सब औरत है उसके आसपास ही रहेगी ना, क्योंकि उसकी मेहंदी है। और औरतों के फंक्शन में तुझे क्यों अटेंशन चाहिए भाई? राज बोला, अरे पर कल तो बड़ी माँ और भाभी ने बोला कि मुझे भी मेहंदी लगवानी है, तो मेरा भी फंक्शन हुआ ना। तो आरव बोला, अरे भाई तुझे भी लगवानी है, पर तुझे तेरी हथेली पर बस थोड़ी सी ही लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेहा का नाम लिखेंगे। नेहा की तरफ पूरे हाथ और पैरों पर तो नहीं लगानी है ना तुझे मेहंदी, तो फिर तुझे अटेंशन क्यों देंगे? तू चुपचाप यहीं खड़ा रह। अरे पर मुझे नेहा से मिलना है, अभी 2 दिन में शादी है तेरी, अभी तो नहीं जा सकता, माँ ने मना किया है। राज अपना मुंह बना लेता है और आरव हंसने लगता है। आरव भी पिया की तरफ देख रहा था, जो नेहा के बाजू में बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। साक्षी ने डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हुई थी, पर वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। वह भी इस वक्त पिया और नेहा के साथ बैठकर अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। पर थोड़ी देर बाद राधा जी और नीता जी के साथ साथ बाकी की औरतें भी उनके साथ बैठ गई। बहुत सी मुश्किलों के बाद फाइनली राज और नेहा की शादी होने जा रही थी। उन दोनों के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश था। इस वक्त उनकी मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी और नेहा भी अपने परिवार के साथ आ चुकी थी। दोनों परिवार ने सारी रस्म एक ही जगह करेंगे ऐसा तय किया था। नेहा सारी औरतों के बीच बैठी हुई मेहंदी लगा रही थी। पिया भी उसके पास ही बैठी थी और बाकी सबके साथ अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ राज नेहा से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। वह उससे बात करना चाहता था। नेहा आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, लेकिन आरव ने उसे रोक रखा था। आरव भी अब परेशान हो चुका था, क्योंकि राज बहुत नखरे कर रहा था मेहंदी को लेकर, और ऊपर से वह बार बार जिद कर रहा था नेहा से मिलने के लिए। आरव बोला, ठीक है भाई, रुक जा यार, मैं कुछ करता हूँ, पर तब तक तू यूं ही शांत खड़ा रह। इतना बोलकर आरव सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र पिया के ऊपर पड़ती है, जो खुशी खुशी मेहंदी लगवा रही थी। पिया को देखकर आरव के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत पिया को फ़ोन करता है। पिया ने अपना फ़ोन अपने बाजू में ही रखा था। जब उसने फ़ोन बजने की आवाज़ सुनी और स्क्रीन पर आरव का नाम फ्लैश होते हुए देखा, तो वो नज़रें उठाकर इधर उधर देखने लगी और उसकी नज़र सामने कोने में खड़े आरव के ऊपर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। वो उसे इशारे से पूछती है कि क्या बात है।
तो आरब उसे फ़ोन उठाने के लिए इशारा करता है। तो पिया अपना मेहंदी वाला हाथ उठाकर आरब को दिखाती हैं और बच्चों जैसा मुंह बनाती हैं। आरब समझ जाता है कि पिया अभी फ़ोन नहीं उठा सकती, तो वो पिया को बाद में बात करने का इशारा कर देता है और फिर राज से कहता है, देख भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता, तुझे ये फंक्शन खत्म होने तक रुकना होगा। उसके बाद जितना मर्जी हो उतनी बातें कर लेना, पर अभी चल मेरे साथ, हम खाने जाते हैं, जोर की भूख लगी है। तो राज बोला, ठीक है यार, वेट कर लूँगा। पर खाना तो नेहा ने भी नहीं खाया है अभी तक, और खाएगी भी कैसे, दोनों हाथों में मेहंदी जो लगी है। और फिर एकदम से राज को कुछ ख्याल आता है और वो उछलते हुए कहता है, यस, मिल गया आइडिया। उसने अभी तक खाना नहीं खाया और वो खुद से खा नहीं सकती, तो मैं उसे खाना खिलाने के बहाने ले जाता हूँ। वाह यार, कमाल का आइडिया है। और फिर वो भागते हुए खाने की प्लेट लेने चला गया, पर उसकी बातें सुनकर आरव सोच में पड़ गया था। वो एक नज़र पिया की तरफ देखता है और फिर उसके हाथों की तरफ देखता है। वो पिया के चेहरे को काफ़ी ध्यान से देख रहा था और पिया के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत थकी हुई है। आरव ने कुछ सोचा और वो भी खाने की प्लेट लेने चला गया। राज और आरव दोनों ही एक साथ प्लेट में खाना लेकर मंडप के पास आए, जहाँ मेहंदी लग रही थी। वहाँ ज़्यादातर औरतें ही बैठी थी। उन दोनों को वहाँ देखकर सब हल्का हल्का मुस्कुराने लगते हैं। राधा जी दोनों को चिढ़ाते हुए कहती हैं, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो दोनों, हमारी बच्चियों के बिना मन नहीं लग रहा क्या? तो राज बोला, अरे बड़ी माँ, आपकी प्यारी बच्चियाँ सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं, तो हम तो बस उन्हें खाना देने आए थे, पर इनके हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो हमने सोचा कि खाना भी हम ही खिला देते हैं, बस इसलिए आ गए और कुछ नहीं। पिया आरब की तरफ देखती हैं, जो चुपचाप खाने की प्लेट पकड़ रखा था। तो राज बोला, चलो चलो, आप सब थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो और हमें खाना खिलाने दो, बहुत भूख लगी होंगी ना। वहाँ बैठे सब लोग राज की नौटंकी समझ रहे थे और सबको बहुत हंसी भी आ रही थी। फिर भी सब सीरियस फेस बनाए रखते हैं। दादाजी बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भूख तो इन्हें लगी होंगी और खाने का वक्त भी हो गया है, और तुम कितने अच्छे हो जो नेहा के लिए इतनी मेहनत से खाना लेकर आए हो। पर अफसोस, तुम उसे खाना नहीं खिला सकते, ठीक है, तो ये प्लेट यहीं रख दो और जाओ। तो राज बोला, क्या, पर क्यों? तो राधा जी बोली, बेटा, आरब का तो फिर भी समझ में आता है और वो खाना खिला सकता है, पर तुम अब शादी के दिन तक नेहा के आसपास भी नहीं भटक सकते। ये रस्म है, ठीक है, तो शादी के दिन तक तुम्हारा नेहा से मिलना जुलना बंद। तो राज बोला, क्या, ये कैसी बेकार की रस्म है, ऐसा थोड़ी होता है, अब क्या मैं अपनी बीवी को खाना भी नहीं खिला सकता? तो नेहा बोली, एक्सक्यूज मी, अभी तक मैं तुम्हारी बीवी बनी नहीं हूँ, हाँ। तो राज बोला, अरे तो क्या हुआ, 2 दिन में तो बन जाओगी। तो साक्षी बोली, हाँ पर अभी पूरे 2 दिन बाकी है ना भाई, तो तब तक के लिए सब्र करो और भाभी की फिक्र मत करो, आराम से जाओ, भाभी को खाना मैं खिला दूंगी। तो राज बोला, अरे पर तुझे क्यों खिलाना है, मैं हूं ना, और तेरे खुद के हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, आई बड़ी खाना खिलाने वाली। इन सब की बहस सुनकर नीता जी बीच में बोलती हैं, अरे आप सभी भी ना, क्यों मेरे भोले भाले बेटे को परेशान कर रहे हो? अगर वो अभी नेहा के साथ खाना खाना चाहता है तो खाने दो ना, वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, तो हम सबको भी तो खाने जाना है। उनकी बात सुनकर राज एकदम से खुश होकर उनके गले लग जाता है। हाय, बस एक आप ही हो जो मुझे समझती हो माँ। आरब बोला, वाह, मतलब आंटी, अब आप भी इसकी भोली भाली शक्ल के झांसे में आ गई। तो राज बोला, ओए, दादाजी बोली, अरे चुप हो जाओ, और हाँ, तुम नेहा को खाना खिला सकते हो, लेकिन जल्दी करना, क्योंकि शाम को संगीत की तैयारियां भी करनी है। सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। अब वहाँ सिर्फ आरव, पिया, नेहा और राज ही बचे थे। आरव प्लेट लेकर वहीं पिया के बाजू में बैठ जाता है, तो राज उसे घूरने लगता है। जब आरव का ध्यान जाता है कि राज उसे घूर रहा है, तो वो उसे बिना किसी भाव से बोलता है, क्या, ऐसे क्या देख रहा है? तो राज बोला, यार, समझा करना। राज इशारों से आरव को समझाने की कोशिश कर रहा था।
आरव उसका इशारा समझ जाता है और पिया को लेकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। तो राज भी खुश होकर नेहा के पास बैठता है और उसे खाना खिलाने लगता है। यहाँ आरव भी पिया को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर पिया उससे पूछती है, आपने कुछ खाया? आरव नाम में सिर हिलाता है। तो पिया बोली, तो पहले आप खाइए ना, पहले तुम शुरू करो, मैं भी साथ में खा लूँगा। आरव पिया को खाना खिलाने लगता है। पिया भी प्यार से उसके हाथों से खाना खा रही थी। मुस्कान दूर खड़ी कब से ये सब देख रही थी और उसका गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच चुका था। वो अपना फ़ोन निकालती हैं और जल्दी से किसी को मैसेज टाइप करती हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और इन दोनों को दूर रखना होगा, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पिया को खाना खिलाने के बाद जब आरव प्लेट रखने गया, उसी वक्त पिया का फ़ोन बजा। जब पिया ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वही अनजान नंबर था। वो एकदम से घबरा गई और उसे पसीने आने लगे। और नेहा ये बात नोटिस कर रही थी कि पिया एकदम से बहुत परेशान हो गई है। वो उससे बात करने के लिए जा ही रही थी, पर फिर वापस से सब आ गए और वो बात नहीं कर पाई। अब तक पिया की मेहंदी सूख चुकी थी, तो वो अपना फ़ोन उठाकर सीधे अंदर चली गई। पिया को जाता देख मुस्कान तुरंत आरव को ढूंढने लगी। उसने देखा कि आरव ऊपर जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे गई। आरव जब सामान लेकर वापस आ रहा था, तो मुस्कान जानबूझकर उससे टकरा गई और गिरने की नाटक करने लगी। आरव ने तुरंत सामान बाजू पर रखा और उसकी मदद करने लगा। आरव बोला, तुम ठीक तो हो ना? तो मुस्कान बोली, सो सॉरी आरव, मेरा ध्यान नहीं था, मैं वो जल्दी जल्दी में। तो आरव बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें अभी भी मेरी इतनी फिक्र है। उसकी बात सुनकर आरव चुप हो गया और वापस सामान उठाकर वहाँ से जाने लगा, पर मुस्कान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तो आरव बोला, क्या कर रही हो तुम? देखो ये, क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो प्लीज़ अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। क्या तुमने मुझे भुला दिया है? क्या सच में तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते आरव? मैं नहीं मानती, क्योंकि जिस आरव को मैं जानती थी वो मुझ पर जान देता था। तो आरव बोला, उस वक्त हालात कुछ और थे और अभी कुछ और हैं, तो इस बारे में बात करना भी गलत है। क्यों और कैसे? क्या गलत है इसमें? हम दोनों की शादी होने वाली थी आरव, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो मेरा तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना क्यों गलत है? तो आरव बोला, शादी होने वाली थी, लेकिन हुई तो नहीं ना। इस वक्त मेरी जीवन साथी कोई और है। हमारे बीच एक रिश्ता था ज़रूर, पर वो टूट चुका है और मेरी ज़िंदगी पर अब पूरा हक सिर्फ पिया का है। तो मुस्कान बोली, किस हक की बात कर रहे हो तुम? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस ज़बरदस्ती से बंधे हो एक दूसरे से। क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का? क्या तुम पिया को छोड़कर मेरे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते? मुस्कान का सवाल सुनकर आरव चौंक जाता है और बोलता है, बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या बोल रही हो। अपनी बकवास बंद करो और आगे से इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो तुरंत मुस्कान से अपना हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है।